कभी कभार बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए, है सिराजुद्दौला से संबंधित है सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए भी एक घटना ये हो सकती है, इसका जिक्र हो। ठीक है, वहां हुआ ये कि कासिम बाजार पे जब अटैक करना था सिराजुद्दौला को, तो उसने वहां अटैक किया, इसके आगे बढ़ के कलकत्ता पे आक्रमण किया। और कलकत्ता में जो एक सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, कलकत्ता के जो गवर्नर थे डेक, वो तो चले गए छोड़ के, कलकत्ता को, फोर्ट को चले गए छोड़ के, और वो अपने हालवेल नाम के एक सैनिक अधिकारी को छोड़ गए इसमें। और उसने जब चढ़ाई की उसमें, तो वहीं पर फोर्ट के अंदर ही बना हुआ एक कोठरी थी, जिस कोठरी में ये कहा जाता है कि 146 लोगों को बंद कर दिया। जब सुबह को देखा तो 123 लोग उसमें से मर चुके थे दम घुटने से, क्योंकि वो छोटी थी काफी, और इसको इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो वर्णन किया है वो हालवेल ने किया है। एक तो अपनी, एक बात ये दो तरफ से हो सकती है, एक तो हालवेल जो है वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हो, और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय जगत में सिराजुद्दौला को बदनाम करने का भी एक षड्यंत्र हो रहा हो। सब कुछ साथ साथ चल रहा था जैसे। ठीक है, और इस समय के किसी भी राइटर ने, जो कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस घटना का विवरण नहीं दिया है। ठीक है, इसको 20 जून ही कर लीजिए, मैंने गलती की होगी, दूसरी जगह मैंने जो है उसको 20 ही लिखा है। ठीक है, इसको 20 जून कर लीजिए। कभी ये हो सकता है कि दूसरी जगह लिखने में मैंने उसको गलत किया, दूसरी जगह मैंने जो लिखा है वो 20 जून ही लिखा है। ठीक है, तो 20 जून ही उसको मान लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ ये। अब उस समय के राइटर मिलते हैं, उनका नाम आपको इम्पोर्टेंट है, वो फैक्ट उसको लिख लीजिए, जिसने उसका वर्णन दिया है। जैसे उस वक्त के एक इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन। ठीक है, गुलाम हुसैन की सियारुल मुतखरीन, ये किताब है जिसमें उन्होंने इस ब्लैक होल की घटना का कोई विवरण नहीं दिया। हाँ जी, अगर ये हाइपोथेटिकल नहीं होता तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन दिया गया होता। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है जिसको आप याद कर सकते हैं। विलियम पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ बताया है।
विलियम पिट। A heaven-born general. A heaven-born general. सेना नायक। ये ए हेवन वन जनरल विलियम पिट ने कहा क्लाइव के लिए, क्लाइव के लिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है कि क्लाइव के लिए विलियम पिट ने ए हेवन वन जनरल कहा। सबसे योग्य बंगाल का नवाब कौन है? सबसे योग्य नवाब मीर कासिम, ठीक है। जो अलीवर्दी खान के जितने भी सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी, उसमें सबसे योग्य है मीर कासिम। मीर कासिम क्यों? मीर कासिम क्यों योग्य है? क्योंकि इसने अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनने से मना कर दिया। एक बात तो ये, कोई दूसरा एक अलायंस वो बना रहा है, ठीक है। ये अब तक नहीं हुआ, एक अलायंस बना रहा है, ठीक है। सेना को यूरोपीय पद्धति से गठित करता है, ठीक है। जिसकी वजह से कल एक फैक्ट जो रहा उसमें हो सकता है कुछ करेक्ट कर लीजिएगा। बक्सर के युद्ध में कौन लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को? हेक्टर मुंडो, ठीक है। और हम लोगों ने कोई दूसरा है, हाँ, कोई दूसरा मुंडो किया है ना। तो हेक्टर मुंडो नेतृत्व करता था बक्सर में। ठीक है। चलिए ठीक है। मैसूर के साथ संबंधों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर, मैसूर कहाँ पड़ता था? कर्नाटक,
ठीक है। इससे पहले ये किस उससे है, जैसे मध्यकालीन भारत में आपने दो बड़े दक्षिण भारत में साम्राज्य देखे, विजयनगर और बहमनी, ठीक है। तो विजयनगर से ताल्लुक रखता है ये, है विजयनगर जब टूटा तो क्या बना, आड्यार, है आड्यार वंश इस विजयनगर से भी है। और दूसरी तरफ बहमनी था, बहमनी टूटने के बाद 5 रियासतें बनी थी। कौन कौन सी? बरात, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, और पांच थी बीदर, ठीक है, बीदर। दोनों के बीच में जो संघर्ष था किसको लेके था? नहीं, कौन सा क्षेत्र था जिसको लेके दोनों के बीच में संघर्ष होता था? रायचूर दुआब, ठीक है। रायचूर दुआब को लेके विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध होता है। ये पांचों रियासतें एक यूनियन बनाती है, एक संघ बनाती है, और एक युद्ध होता है तालीकोटा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक, तालीकोटा का युद्ध है 1565 में, और इसमें ये जो संघ है मुस्लिम साम्राज्य, ये मुस्लिम राज्य है इनका, इसके बाद जो है विजयनगर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है इस तालीकोटा के युद्ध के बाद। और आड्यार वंश एक छोटा सा वंश है जहां पर विजयनगर साम्राज्य से ही निकला हुआ, वो कर्नाटक में कर रहा है, और ऊपर जो है मराठे हैं, ये मराठा राज होगा, और यहां कहीं हैदराबाद होगा, यहां कहीं हैदराबाद होगा, निजाम, ठीक है। तो ये मैसूर का जो सेनापति है, इसका आड्यार वंश का जो सेनापति है, उस सेनापति की हत्या हैदर अली ने कर दी। हैदर अली बड़ा निचले पायदान से, निचले क्रम से निकला हुआ एक सैनिक है, हैदर अली, ठीक है। हैदर अली बहुत निम्नतम स्थिति से ऊपर बढ़ा है, ठीक है। और उसने
एक राज्य कायम किया जिसको मैसूर नाम से जाना जाता है। मैसूर की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक, मैसूर की जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। अब इनके आपस के जो हित हैं वो टकरा रहे हैं लगातार। किस किस के? मैसूर, निजाम, मराठे। ठीक है। और ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी भी दक्षिण में अपनी जोर आजमाइश कर रही है। ठीक है। तो ये आगे की जो इतिहास की कहानी है वो मैसूर, ब्रिटिश साम्राज्य, निजाम और मराठे, इनके बीच की जो जद्दोजहद है, उनके बीच का जो संघर्ष है, उस संघर्ष की कहानी आप पढ़ें। ठीक। तो कुल मिला के 4 आंग्लो मैसूर युद्ध हुए। ठीक है। पहला युद्ध कब से कब तक हुआ? 1.5 साल। लोगों के पास होंगी, मैं भी तो 1767 से लेके 65 तक। दूसरा जो है (1780 से 1784), क्रोनोलॉजी तैयार कर लीजिए। 1790 से 92, 90 से 92, और आखिरी जो है वो 1799। ठीक है। इसमें कौन कौन पक्ष थे? हैदर अली, और अंग्रेज। इसमें भी हैदर अली और अंग्रेज। यहां पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है।
कब होती है? 1782। ठीक। फिर यहां से टीपू सुल्तान लीड करता है, और यहां फिर टीपू और अंग्रेज यहां टीपू। ठीक है। उस वक्त तक कोई भारत का गवर्नर था नहीं यहां, इस समय तक है नहीं। बंगाल का था, भारत का कोई गवर्नर नहीं है उस समय तक। ठीक है। दूसरे में वारन हेस्टिंग है, सेकंड में वारन हेस्टिंग, सेकंड में वारन हेस्टिंग लिख लें, वारन हेस्टिंग। तीसरे में कॉर्नवालिस, और चौथे में वेलेज़ली। कॉर्नवालिस और इसमें वेलेज़ली। वेलेज़ली किसने हराया? जनरल कौन था? टीपू को किसने हराया? जनरल हैरिस। जनरल हैरिस और इसी युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई। निजाम और मराठों की जो लॉयल्टी थी वो बदलती रही समय के साथ साथ। ठीक है। निजाम और मराठे जो हैं एक पक्ष में इन लड़ाइयों में भी। ठीक। एक क्लब था जिसका मेंबर बना टीपू, वो क्या क्लब है? जैकोबिन क्लब। ये क्या है? जैकोबिन क्लब क्या था? है फ्रांसीसी सैनिकों का एक ग्रुप था। ठीक है। फ्रांसीसी सैनिकों का एक ग्रुप था, फ्रांसीसी सैनिकों का ग्रुप है। जिसका मेंबर टीपू सुल्तान बनता है, और उस मेंबर बनने से ये होता है कि अंग्रेज और आशंकित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और मौका मिल जाता है। ठीक है। तो एक चीज ये रही, इसमें 3 संधियां हुई हैं। मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। तो पहले के बाद जो है वो मद्रास की संधि है ना, पहले युद्ध के बाद जो है वो मद्रास की संधि होगी। दूसरे युद्ध की समाप्ति के बाद मैंगलोर की संधि। और तीसरे युद्ध के बाद क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम
पट्टनम की संधि, ठीक है। और चौथे के बाद क्या हुआ? संधि तो हुई नहीं क्योंकि पतन हो गया श्रीरंगपट्टनम का, है। और वेलेजली ने मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। लेकिन इसका बंदरबाट हुआ, इसमें निजाम को भी कुछ इलाके दे दिए गए, कुछ इलाके मराठों को दे दिए गए। और इसके बाद वेलेजली कहता है कि मैंने इतनी चतुराई को ये काम किया है कि अपने शत्रुओं को भी बहुत सशक्त नहीं होने दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया, ठीक है। तो वो ऐसे इलाके मराठा और निजाम को देता है जिनसे बहुत ज्यादा राजस्व नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वो चतुराईपूर्ण काम है उसका। अब इसमें जैसे पहला जो युद्ध हुआ उसमें हावी रहा हैदर अली पूरी तरह से। दूसरा युद्ध है वो निर्णायक नहीं हुआ है। और तीसरा जो युद्ध हुआ टीपू सुल्तान के साथ, उसमें टीपू की बुरी तरह से हार हुई और उसके बदले में उसको 3 करोड़ हर्जाना देना पड़ा युद्ध क्षति के रूप में, और अपने दो पुत्रों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भेजना पड़ा, उसमें एक बंदी के तौर पे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो एक संशय पैदा कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो खुद ही चाहती थी, क्योंकि पूर्वी भारत में जो इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद वो एक बड़ी शक्ति के तौर पे बन चुकी थी पूरे पूर्वी भारत में। अब दक्षिण भारत में उसको अपना साम्राज्य का विस्तार करना था, तो दक्षिण भारत की तरफ वो बढ़ी, जिसमें वही महत्वाकांक्षाएं, वही उसी तरह का एम्बिशन जो है मैसूर में मिलता है जिस तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलता है। और खास तौर से टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ को लेके अंग्रेज बड़ा शंकित हैं, जिसकी वजह से वो पहला निवाला जो है वो मैसूर को बनाते हैं। तो ये घटनाक्रम पूरा होता है जिसमें ये मामला बनता है। तो एक ना एक दिन फिर ऐसे सबकी बारी आनी थी जिस तरह से यहाँ। तो इसमें आपको करना क्या है कि ये क्रोनोलॉजीज की ध्यान रखिए। पहला जो आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ वो 1767 से लेके 1769 तक है, और 1700 इसकी मद्रास की संधि हुई वो 69 में हुई है, ठीक है। वही डेट्स आखिर में जो ये डेट्स हैं वही संधि की डेट्स रहेंगी, तो इसलिए संधि की डेट्स को अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आपको इनके डेट्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे 1767 से लेके और 1769 तक आपने इसको किया, तो 1769 में जो है वो मद्रास की संधि है। सेकेंड जो है वार है, वहां पर आपको 1780 से 1784 आप करना है। तो 1784 में जो है वो मैंगलोर की संधि हो जाएगी। और इसी तरह से थर्ड में आप पहुंचेंगे तो 1790 से 1792, तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। तो संधियों की डेट्स जो हैं वो जहां बार खत्म हो रहे हैं वही संधि के ईयर हो जाएंगे, ट्रीटी के ईयर। तो कभी कभार क्रोनोलॉजी में इन संधियों को भी पूछ लेते हैं और इसमें इन बार्स को भी पूछ लेते हैं। और जैसे एक सवाल बनता है कि कौन से आंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई है, तो किस में हुई? सेकेंड में। तो इस तरह से टीपू की जो मृत्यु हुई वो चौथे में, जहां पर दोनों के बीच में लड़ाई
खत्म हो गई। और दूसरा जो है जिसका निर्णय नहीं हो सका, ठीक है, पक्ष जो बदलने का मामला है उसको भी आप जरा सा देख लें, है ना, इनके पक्ष क्या क्या रहे। पहले युद्ध में एक बीच में शुरुआत में तो अंग्रेजों के साथ हैं मराठे और निजाम, लेकिन बाद में वो हैदर अली के साथ आ जाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड में वो फिर से अंग्रेजों के साथ चले जाते हैं। तो पहले में जो है इक्वेशन दोहरी हो रही है, वो जो समीकरण बन रहा है वो ऐसे हो रहा है कि अंग्रेज, निजाम और मराठे, ठीक है, और दूसरी में वो सीधे सीधे हैदर अली का पक्ष जो है छोड़ के चले जाते हैं, ठीक। और वो लगातार फिर जो है मैसूर के अगेंस्ट रहते हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ मराठे और निजाम, ठीक है। तो दोनों ही जो है तीनों शक्तियां में एकदम शक्ति को लेके एक संतुलन की स्थिति बनती है दक्षिण भारत के अंदर। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फायदा देख रही होती है कि वो जो है उसको एक एक करके वो करना है, लेकिन उसको देखना है अभी फिलहाल कि क्या स्थिति बन रही है। तो उसी तरह से वो अपने आप को मोल्ड करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। आप इसको लगातार इसको देखते रहेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे संबंधित जिनको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा। थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा। और ये अशांत आत्मा क्यों कहा, ठीक है, वो बड़ा ही जो है उस विचारवान व्यक्ति है टीपू सुल्तान, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बहुत सारी इक्वेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जैकोबिन क्लब का मेंबर बन रहा है, ठीक है। बाहर से दुनिया के दूसरे हिस्सों से जो चल रहा था, वो फ्रांस से कोशिश करता है कि किसी तरह से मदद मिल जाए, उसको सहायता मिल जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, क्योंकि कुस्तुनतुनिया से वो विचार करता है कि तुर्कों से किसी भी तरह से मदद मिल जाए ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ, क्योंकि यूरोप में भी उस वक्त ये घटनाक्रम चल रहा होता है। दो इक्वेशन जो है यूरोप के अंदर चल रही होती हैं, ब्रिटेन और फ्रांस जो है आपस में जद्दोजहद कर रहे होते हैं, और वही जद्दोजहद इंडिया में भी चल रही है। तो वो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की कोशिश कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है कि कहाँ से मदद मिल सकती है, दुनिया के किस हिस्से से मिल सकती है। जो अंग्रेजों के दुश्मन है वो उनको अपना मित्र बनाना चाह रहा है, ठीक है। और उसके लिए वो जो है कुस्तुनतुनिया की तरफ देख रहा है, फ्रांस की तरफ देख रहा है। अपनी जो सेना का गठन है वो फ्रेंच आधार पे करता है, जो फ्रांसीसी सेना का गठन है उसके आधार पे कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी की तरफ वो बढ़ता है। तो ऐसा व्यक्ति है जो विचार कर रहा है, सोच रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, समझ रहा है चीजों को लेके। इंडिया में ही नहीं, यहाँ तो इंडिया के जो स्थानीय शासक हैं वो पूरी अंदर की राजनीति को ही नहीं समझ पा रहे हैं।
शुरुआत में तो जिस तरह की जो एक प्रवृत्ति दिखाई देती है पूरे भारत के अंदर कि छोटे छोटे राज्य हैं और विखंडन की प्रवृत्ति है, जो शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है पावर्स का, तो वो उसमें एक खिलाड़ी के तौर पे कि सारे लोग खेल रहे हैं पूरे राज्य में। उसमें मराठे भी हैं, सिख भी हैं, निजाम भी है, अवध का नवाब है, बंगाल का नवाब है, और भी छोटी छोटी जो सत्ताएं हैं वो अपनी शक्ति की आजमाइश कर रही हैं यहाँ पर भारत में। उसी उसी में एक नया खिलाड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ लिया गया, तो कोई बड़ा विचार नहीं बना पा रहा है। कोई भी राजा या रजवाड़े या कोई भी जो है स्थानीय जो शासक है वो एक बड़ा विचार नहीं बना पा रहा है जो इस बात को समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे कहाँ तक भारत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि नाना फडणवीस ने पहली बार ये कोशिश की कि भारतीय राज्यों के एक संघ को वो बनाने की कोशिश करते हैं, एक सपना देखते हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं वो, लेकिन वो ख्वाब नाना फडणवीस के साथ ही चला गया, वो कभी भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन टीपू सुल्तान उससे भी आगे बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है उस राजनीति को समझने की सलाहियत रखता है और उसको वो समझने का प्रयास कर रहा है, और भारत के फेवर में अपने मैसूर राज्य के पक्ष में जो इक्वेशन बन सकती हैं उनकी वो कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो ये बात हम टीपू सुल्तान के साथ देख रहे हैं और दूसरे किसी भारतीय शासक के साथ इस तरह की चीज हमें देखने में नहीं मिलती है, जो कि एक कॉन्सेप्ट के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है। ठीक है, तो ये इसीलिए उन्होंने जो थॉमस मुनरो ने उसको अशांत आत्मा कहा। ठीक है, 1787 में टीपू सुल्तान ने, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, में टीपू सुल्तान ने स्वयं को बादशाह घोषित किया, स्वयं को बादशाह घोषित किया। चौथे मैसूर युद्ध के बाद बेलेजली ने कहा चौथे मैसूर युद्ध के बाद बेलेजली ने कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। एक बड़ा रेयर फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। लिख लीजिए, मैसूर के इलाके के एक भाग को निजाम को दे दिया गया, मैसूर के इलाके के एक भाग को निजाम को दे दिया गया,
जो पहले ही सहायक संधि स्वीकार कर चुका था। सबसे पहला जो स्टेट है वो निजाम का है सहायक संधि स्वीकार करने वाला। क्यों? हम लोग बताओ पीछे से, इन्हें पता होगा। सबसे पहला कौन सा स्टेट है जिसने सहायक संधि स्वीकार किया? निजाम। हाँ, निजाम है हैदराबाद का। ठीक है, तो ठीक है, स्वीकार कर चुका। जबकि जो क्षेत्र कंपनी ने अपने पास रखे थे, ठीक है, वो वायनाड है, कोयम्बटूर है, कनाडा है और सूडा है। वायनाड लिख लीजिए, वायनाड लिख लीजिए, कोयम्बटूर, कनाडा और सूडा। कोयम्बटूर, ठीक है। ये इलाके, सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि मैसूर के पतन के बाद कंपनी ने कौन से इलाके अपने अधीन रखे। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र हैं, वायनाड, कोयम्बटूर, कनाडा और सूडा। ठीक है, ये रेयरली फैक्ट्स हैं जो मुश्किल होगा सवाल इस तरह के पूछे जाएं तो उनको बता पाना, क्योंकि इन नामों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो भी ये सिस्टम बनाया हो उस सिस्टम के तहत इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का विचार पहली बार कौन लाया? जो साम्राज्य, प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद का। यूरोपियंस में से कौन है जो प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद का विचार भारत के अंदर पहली बार लेके आया कि साम्राज्य बनाना है? फ्रांसीसी है, और फ्रांसीसी में भी डुप्ले। तो डुप्ले वो ऐसा व्यक्ति है जो इस विचार को ओरिजिनेट करता है कि भारत में कोई साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो पहली बार भारत में प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद के विचार को डुप्ले लाने वाला है। और हालांकि फ्रांसीसी जो है सबसे आखिर में आए, लेकिन ये विचार उसके डुप्ले के मस्तिष्क की देन है, जिसे बाद में तामीर किया है ब्रिटेन में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस विचार को लिया। और उसमें फिर बहुत सारे लोग आए, जिसमें वेलेजली हैं, और वेलेजली के बाद जो है डलहौजी है। एक रियल फैक्ट और हो सकते हैं आपका कि वेलेजली की जो संधियां हैं, है ना, सहायक संधि वेलेजली की, उसके यर्स जो है होंगे। ठीक है, उनको आप नोट कर लीजिए। डलहौजी का जो काल है वो 1848 से लेके और 1856 तक का है। इसमें क्या था? डलहौजी की जो राज हड़पने की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या है?
सर ये राज्य को मतलब क्या उत्तराधिकार मतलब कुशासन का आरोप लगा के नहीं, कुशासन का तो आरोप एक रेयर फैक्ट उसमें केस में किया गया अवध के साथ। जिनके उत्तराधिकार नहीं थे। हाँ, जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसमें भी क्या मेल जो है उत्तराधिकारी है। अगर कोई जैसे किसी भी राजा के कोई पुत्र नहीं होता था तो वो कंपनी साम्राज्य में मिला लिया जाता था उसका राज्य। तो ये पहली बार ये एक साफ तरह से स्पष्ट नीति दिखाई दे रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की कि साम्राज्य को विस्तार देने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। तो इसमें डलहौजी है, तो डलहौजी ने कई सारे स्टेट्स को अपने उसमें मिलाया है। तो उसमें से नोट कर लीजिए ईयर के साथ, ठीक है। जैसे जो प्रसारवादी नीति है अंग्रेजों की, वो प्रसारवादी नीति पहली बार डलहौजी के काल में खुल के सामने आई लोगों के, ठीक है, कि जो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी मेल उत्तराधिकारी नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उसको गोद लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और उसको मान्यता ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देगी और अपने राज्य में मिला लेगी। तो ये जो प्रसारवादी जो नीति और प्रवृत्तियां हैं पहली बार जो खुल के सामने आ रही हैं, और वो डलहौजी के काल में आ रही है, ठीक है। तो इसमें इसके सहारे पहला जो था वो सतारा, बहुत आता रहता है, कॉमन फैक्ट है। 1848 लिख लीजिए। 1848 सतारा को मिलाया गया। 1848 में पहली बार इस सिद्धांत के तहत, इस नीति के तहत, ठीक है। इसके बाद जो है संबलपुर और बगहट है। संबलपुर और बगहट, संबलपुर और बगहट। संबलपुर और बगहट, ठीक है। इनका ईयर लिख लीजिए 1850, 1850। उदयपुर 1852, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854, ठीक है। सतारा 1848, संबलपुर और बगहट 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं। कभी कभार स्टेट दिया होगा और उनका ईयर पूछ लिया जाएगा, या फिर इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो सबका ईयर और उनके नाम पता होना चाहिए, तभी आप क्रम उसका लगा पाएंगे, वरना क्रम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता रहा है। (1853) में हैदराबाद ने बरार को ले लिया था। कंपनी ने हैदराबाद से बरार को 1853 में कंपनी ने ले लिया। किसके लिए? अनुदान के लिए, है ना, सेना के लिए अनुदान की जरूरत थी इसलिए। ठीक है, एक बात जो बड़ी बात ये कि फ्रांसीसी सेना यहाँ थी भारत के अंदर, और फ्रांसीसी सेना से मुकाबला करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा सेना बुलानी पड़ी, और वही जो ज्यादा सेना आ गई थी उसका वित्तीय वहन करने के लिए तमाम जो है समय समय पे उनको अपनी पॉलिसीज में बदलाव करने पड़े। ठीक है, क्योंकि भाई व्यापारी है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो एक सैनिक या सेना उसकी एक सहायक है, मेन मकसद उसका व्यापार है, तो नुकसान तो किसी भी हालत में नहीं चाहेगी। अब फ्रांसीसियों से मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में सेना आ चुकी है भारत के अंदर, तो उसका एक बड़ा खर्च था। फ्रांसीसियों से वो निपट चुके थे, ऐसी आप देखेंगे लगातार एंग्लो जो कर्नाटक युद्ध हुए, कर्नाटक युद्ध पे एक दिन बात हुई थी थोड़ी सी, है ना, तो कर्नाटक युद्ध हुए वो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुए। बाद में हालात ये बन गए कि फ्रांसीसियों को पैर रखने की जगह भारत में नहीं बची और उनको वापस जाना पड़ा। अब जो ईस्ट इंडिया की कंपनी के पास सेना थी उसका एक बड़ा जो है खर्च था, तो वो खर्च किससे? इन्हीं देसी रियासतों से या जो स्थानीय रियासत थी उन्हीं से वसूला जा सकता था, और यही काम उसने शुरू कर दिया। और सहायक संधि बेलेजली लेके आया है, जिसमें ये था कि वैसे तो सहायक संधि ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर या उसके राज्यों पर कोई हमला करेगा तो स्थानीय शासक उसकी सुरक्षा करेगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करेंगे, है। लेकिन है क्या? दरअसल वो उस स्थानीय राज्य के अंदर सेना का रखा जाना और वित्तीय वहन उस शासक को या उस राजा या नवाब को उठाना है, ये कंपनी की स्ट्रेटजी थी, और उस पे जबरदस्ती सहायक संधि थोपी जा रही थी। अगर बात करें मैसूर से, तो मैसूर से भी तो यही था, हैदर अली से जो उनका अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मनमुटाव था इसी बात को लेके था कि वो सहायक संधि उस पर थोपना चाह रहे थे, जिसको हैदर अली नहीं मान रहा था। और आखिर में जो है वो 4 युद्ध हुए और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम का पतन हुआ और उसको उसका बंदरबाट कर दिया गया है, अपना राज्य में मिला लिया गया। मराठों को ऐसे भाग दे दिए गए और निज़ाम को ऐसे भाग दे दिए गए जिनका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं थी या राजस्व की प्राप्ति जहाँ से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये कहानी जो है मैसूर और इसके बीच में हुई। ठीक है, आगे आगे करके एक एक करके ये सारे जो है इसी तरह से बनते चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है वो आंग्लो सिख।
ठीक है, पंजाब का प्रदेश है। ये कौन लोग थे जो सिख थे? हाँ, गुरु नानक। हाँ, गुरु नानक ने शुरू किया। ठीक, बेसिकली वो किसान हैं। बेसिकली जो है वो किसान हैं, जो जिनको सिख या पंजाबी कहा गया। ठीक है, तो पंजाब का ज्योग्राफिकल पोजीशन आप देखेंगे तो पंजाब बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र है। फर्टिलिटी ज्यादा है। 5 जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उससे बना हुआ प्रदेश है। जमीन बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि वही फर्टाइल जमीन है, एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। क्यों भाई बात कर रहे हैं, बात मैं करूं इधर उधर कर दो उसको, सर्कुलेट जैसा भी हो, है ना। तो फर्टाइल जमीन है, एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, किसान है ये लोग, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, समृद्धि बढ़ी। लेकिन वर्ण व्यवस्था में कहां जो है स्थान मिलेगा हमें किसानों को? ब्राह्मण और क्षत्रिय तो हो नहीं सकते, तो ज्यादा में ज्यादा वैश्य या शूद्रों में ही स्थान मिलेगा। यानी उनका जो सोशल स्टेटस है वो नहीं वहां तक पहुंचा। जो सामाजिक परिस्थिति है जिससे उनको संतुष्टि हो सकती थी, सेटिस्फेक्शन हो सकता था, वो नहीं हुआ। और उसकी वजह से उनके एक मन मस्तिष्क में एक द्वंद्व चल रहा था उसको, और उस द्वंद्व के लिए है, उस जद्दोजहद कस्माकस जो है उसको आवाज देने का काम जो है वो गुरु नानक ने किया। और सारी लोग जो हैं नए पंथ में आ गए, ज्यादातर लोग, और पूरा पंजाब जो है उनके पीछे हो गया। ठीक है, लेकिन ये कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे सिखों का एक राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरना होता है, वैसे वैसे मुगलों से टकराव बढ़ता है। और इस सिख मुगल टकराव को आप मध्यकालीन भारत के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इस सिख मुगल टकराव को आप मध्यकालीन भारत के अंदर आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोग जो है 1708 में पहुंचते हैं। ठीक, जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद जो कमान है वो बंदा बहादुर के हाथ में आती है। ठीक है, तो बंदा बहादुर का नाम जो है 1708 से लेके, और ये जो है सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इधर जब उधर बात कर रहे थे, आप सही है।
हाँ, तो सांकेतिक है। लिखने का मैं वो सांकेतिक है उसको। एक बात और है, जो आप बता रहे हैं आप मुझसे ज्यादा होशियार हो। आप पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो? अरे ये हल्की फुल्की बात हम लोग कर रहे हैं, कोई सीरियस उसको लेने की जरूरत नहीं है। ना मैं उसको सीरियस ले रहा हूँ, ना ही आप किसी को सीरियस लेना है ना। अच्छा नहीं लग रहा था लिखा हुआ इसलिए उन्होंने कहा। उनका भी मतलब जब व्यक्ति किसी कोई बात कर रहा होता है तो उसके भाव बता जाते हैं कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ना। तो उनके भाव जो है वो सकारात्मक मैंने देख लिए थे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है उसमें। तो 16 तक है बंदा बहादुर। इनका जो नाम है वो एक दिन मैंने बताया था, लक्ष्मण दास। ठीक है, इनका जो नाम था वो लक्ष्मण दास जो ओरिजिनल नाम था, और गुरु ने इनको जो नाम दिया था वो गुरुबख्श सिंह कहा गया दिया था है? गुरु गोविंद सिंह ने जो नाम दिया था वो गुरुबख्श सिंह, गुरुबख्श सिंह। ठीक है, तो उन्होंने गुरुबख्श सिंह कहने से खुद को गुरु का बंदा कहा, इसीलिए उनको बंदा बहादुर के नाम से जाना गया। सर ये जो गुरुबख्श नाम है कितने दिए गए हैं? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरुबख्श सिंह नाम जो है गुरु गोविंद सिंह ने दिया, और 1716 में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर को फांसी दी। ठीक है, 1716 में दिल्ली में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर को फांसी दी गई। ठीक, ये सब क्रम चलता रहा, बहुत सारे सक्सेसर आते रहे, जो सिख मूवमेंट था वो सिख मूवमेंट चलता रहा। लेकिन इस दौरान जो एक बड़ी घटना हुई और हिस्ट्री के लिए रिमार्केबल है, वो है पानीपत का थर्ड बैटल, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में पूछा जाएगा कि किसको फायदा हुआ असल में। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसको पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद लाभ हुआ? तो वो सिख राज्य है। ठीक है, क्योंकि ये मराठे टूट गए थे, मराठे कमजोर हो गए थे। ठीक है, उधर वो जो अफगान पावर है वो सारी बिखर गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें उलझी हुई थी, उधर के अपने सारे उसमें मुगल बादशाह पे एकदम अंतिम प्रहार हो चुका था, ये सब हो चुका था। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो सिखों को हुआ, और लेकिन ये हुआ सिखों को आगे बढ़ने का मौका जरूर मिल गया, लेकिन सिख जो हैं तमाम मिसलों में बट गए, पंथ जो है उनके तमाम कई सारे हो गए, और ये मिसल जो है वो 12 हुई कुल मिला के। ठीक है, 12 मिसल हैं सिखों की। और आगे का जो इतिहास है वो इनके बीच की जो आपस का गृह युद्ध और अंतर्द्वंद है इन मिसलों के बीच में, और प्रतिस्पर्धा की जो लड़ाई है अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, जिसमें एक भंगी मिसल और सुकेर चकिया मिसल है, जिससे राजा रणजीत सिंह का ताल्लुक है। तो हमेशा पूछा जाता रहता है, एक ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन बनता है कि राजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो उसका नाम लिख लीजिए, सुकेर चकिया। सुकेर चकिया।
सुकेत चकिया मिसल से संबंधित थे। क्या था सर मिशन सुकेत चकिया? ये सिख जो पंथ है वो तमाम जो सेगमेंट्स हैं उनमें बट गया है। छोटी छोटी से जो पंथ हैं उनमें बट गया था, जिनमें से 12 मिसल मिली हैं। जैसे सूफियों के सिलसिले मिलते हैं तो उनके रिलीजन में एक मिसल्स मिलती हैं, और ये फिर वो हर एक मिसल जो है अपना एक राज्य कायम कर रही है और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, और आपस में जो उनका गृह युद्ध है उसके बीच में भी उलझी हुई है। ठीक है, तो ये मिसल जो है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि ये क्षेत्रीय शासक हैं जो पंजाब के अंदर, और छोटी पॉकेट्स हैं, सब पॉकेट्स मान लीजिए, है ना। और ये सब पॉकेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पॉकेट्स हैं। ठीक, उनके बीच में ये हुआ। रणजीत सिंह की 2 राजधानियां थी, नोट कर लीजिए। राजा रणजीत सिंह की 2 राजधानियां थी, एक लाहौर और दूसरी अमृतसर। तो लाहौर जो है वो राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक राजधानी। ठीक है, कभी कभार पूछ लेंगे तो हाँ, राजनीतिक। पहला जो युद्ध हुआ है वो 1845-46 45-46, ठीक है, और दूसरा 1848 और 49। इसको थोड़ा सही कर लीजिए। पैंतालीस 46 और 48 और 49 दो जब संधियां हुई, पहली जो संधि है वो लाहौर की संधि 1846 में, जो जैसा कि जान रहे हैं कि आखिर में जो युद्ध होगा, जो डेट्स होगी उसी में ईयर में संधि होगी। तो 1846 में लाहौर की संधि हुई। और भैरवगांव की संधि जो है वो 1849 में हुई। बाद में इनके गृह युद्ध में राजा, हाँ, भैरवगांव की संधि 1849 में, और दिलीप सिंह को आखिर में रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी बना दिया गया था, जो एक अल्पवयस्क बालक था जिसको स्वीकार नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और डलहौजी ने इसको अपने राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से एक के बाद एक जो स्थानीय राज्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का हिस्सा बनते चले जा रहे थे, वो चाहे उसकी वजह कुछ भी रही हो। ठीक है, अल्टीमेट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का प्रसार कर रही थी और अपने हितों को सुरक्षित करते हुए ऐसा काम कर रही। ठीक है, तो ये सारा
घटनाक्रम चल रहा है। इसमें शुरुआत में तो आप देख रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अफसरों का लाभ उठा रही है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1773 का, वहां से रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद धीरे धीरे रेगुलेट करना शुरू होता है और फिर डायरेक्शन देना शुरू करते हैं वहां से किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साम्राज्य का विस्तार देना है या आगे की नीतियों को तय करना है। ठीक है, तो कई सारे फेजेस आ रहे हैं इस दौरान, यानी 100 साल में 1757 से लेके और 1857 तक का जो पीरियड है 100 साल का, उसमें कई सारे फेजेस हैं और जो गवर्नर हैं या गवर्नर जनरल, उन गवर्नर जनरल की अपनी नीतियां हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो जितने भी गवर्नर जनरल हुए उन 100 साल में और उनकी क्या नीतियां रही हैं, उन नीतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग 1857 पे पहुंचेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि वो स्थानीय जो राज्य थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या संबंध रहा और किस तरह से जो मोटे मोटे तौर पे दिखाया, और इसी तरह की चीजें जो हैं हमें अवध में भी मिलती हैं। हालांकि अवध, अरे अभी रुक जाओ 2-4 मिनट है बात कर लेने दो। तो अवध को आप देख रहे हैं कि अवध हमेशा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रहा, लेकिन वहाँ अंग्रेज रेजिडेंट रख दिया गया। जब इलाहाबाद की संधि हुई तो वहीं से शुरू हो गया मामला, वो डायरेक्शन दे रहे हैं लगातार, और आखिर में जाके अवध लगातार साथ में है, तो कोई और बहाना नहीं मिलता, तो उस पे कुशासन का आरोप लगा के उसको ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में मिला लिया जा रहा है। तो जो लोग साथ दे रहे थे वो भी और जो नहीं साथ दे रहे थे वो भी। इस तरह से हम देखते हैं कि 1856 या 1857 तक आते आते करीब 60% जो भारतीय राज्य थे उनको अपने राज्य में कंपनी मिला चुकी थी, लेकिन जो 40 बचे थे 40% उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया बाद में, और वही एक ग्राउंड बने आगे के उनके रूल के लिए। 1857 के बाद कहानी एकदम पलट जाती है। वो जो शासक हैं, ये जो राजे रजवाड़े नवाब, ये कंपनी अपने अधीन कर लेती लेकिन उनका राज्य नहीं लेती, और वो ब्रितानी हुकूमत या ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद है, उस ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसी पे पनपता और फूलता है। आगे जो 40% जो स्टेट्स रह गए थे, जो राजे रजवाड़े, उनको आधार बना के आगे के अपने काम को पूरे उसी आधार पे करते हैं। तो ये 1857 तक की कहानी कुछ और है, और 1857 के बाद जो पॉलिसी और यूटर्न है उसमें चेंजेस अलग हैं। ठीक है, तो अगले जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो 1757 यानी प्लासी से लेके 1857 तक 100 साल के दरमियान जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनकी जो पॉलिसीज हैं भारत के अंदर, उन पॉलिसीज पे हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, एक क्लास में उसको बाइंड अप हम लोग करेंगे, फिर हम लोग 1857 और मेन हिस्ट्री पे पहुंचेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा क्लास इंटरेस्टिंग होगा वह मुकाबले इधर के, क्योंकि इधर का जो क्लास है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा जो सिनेरियो जो बन रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनकी आपस में
जद्दोजहद है, इक्वेशंस इतने सारे हैं, उसमें राष्ट्रवादी जैसा कोई पुट नहीं है। भारतीय राजा समझ लीजिए जी, उनकी संकल्पना से ये परे की बात थी कि कोई भी राष्ट्र का निर्माण करना या एक कोई संघ का निर्माण करना, वो तो अपने ही जैसे वो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये एक नया खिलाड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको बहुत हल्के में लिया और वही उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये कहानी जो है 100 साल की ये है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू।